फोर्थ पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च डिज़ाइन, यानी रिसर्च की रूपरेखा बनाना। रिसर्च डिज़ाइन इज़ ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोसीजर which adapt by researcher for testing the relationship between dependent and independent variable। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को एक रूपरेखा के द्वारा, जैसे ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कच्चा चिट्ठा, एक रफ कार्य की तरीके से दिखाया जाता है। पर्पस ऑफ डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन को बनाने का क्या उद्देश्य होता है? To manipulating the independent variable freely and to provide maximum control on extraneous variable. So researcher can set that the all experimental changes is due to fully manipulation। एक्चुअली क्या है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि रिसर्चर आश्रित राशियों को हेर फेर करके ये जता सके कि उसकी जो रिसर्च है उसके ऊपर एक्सट्रेनियस यानी बाहरी राशियों की वजह से कोई गड़बड़ नहीं हुई है। जो भी चेंजेस एक्सपेरिमेंट के दौरान आए हैं वो सिर्फ मैनिपुलेशन की वजह से आए हैं। फंक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन को बनाने का कार्य क्या है? फर्स्ट है हाउ यू विल फाइंड आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च डिज़ाइन ये बताता है कि आपने अपनी रिसर्च का जो प्रश्न था उसका आंसर किस तरीके से ढूंढा है। इट सेट आउट द लॉजिक ऑफ योर इंक्वायरी, और आपने अपनी इंक्वायरी यानी प्रश्न का आप एक तार्किक रूप रिसर्च डिज़ाइन से बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूडेड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन। आपने अपनी रिसर्च की डिज़ाइन के अनुसार ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च लॉजिक रखती है। दूसरा, आपने किस तरीके की स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं अपनी रिसर्च के दौरान। आप अपनी रिसर्च के प्रोसेस को भी मेज़र कर सकते हैं। ए फॉल्टी डिज़ाइन में डेराइव मिसलीडिंग फाइंडिंग्स, अगर कोई गलत तरीके का रिसर्च डिज़ाइन आपने बनाया है तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर भी जो देगा वो भी उसमें भी हेर फेर कर देगा, या वो अपने सही आंसर को नहीं देगा। While selecting a research design, it is important to ensure it is valid, workable and manageable। जब भी आप अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखने योग्य बात है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन वैलिड होना चाहिए, उसके ऊपर आप काम कर सकें। आप या आपके अलावा इन फ्यूचर भी कोई रिसर्च करना चाहे तो उसके ऊपर काम कर सके, और ये मैनेज किए जाने वाला होना चाहिए। इसी फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च डिज़ाइन में ही दो क्लॉज और है, कंस्ट्रक्टिंग डिवाइसेस फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट, एंड सेकंड इज सैंपल सिलेक्शन एंड डेटा कलेक्शंस। तो कंस्ट्रक्टिव डिवाइस फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, when design formulate next to choose a appropriate tool for scientific observation and measurement। तो जब भी कभी आप अपनी रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि उससे एक ऐसे टूल की या एक ऐसे यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी या ऐसे साधन की ज़रूरत पड़ेगी जो इस रिसर्च डिज़ाइन को वैज्ञानिक रूप से माप भी सके और उसका विश्लेषण भी कर सके। मोस्ट कॉमन टूल्स आर क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू। ज़्यादातर जो टूल यूज़ किया जाता है उसमें प्रश्नावली यानी क्वेश्चन एंड आंसर या फिर इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, साक्षात्कार किया जाता है। बाय टूल्स डेटा कलेक्टेड, इस टूल को बनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना होता है कि आप अपनी रिसर्च के डेटा को कलेक्ट कर सकें। सेकंड है सैंपल सिलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन, यानी आप अपनी रिसर्च के लिए एक सैंपल लें जिसके ऊपर आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे, और रिसर्च को कंटिन्यू करते वक्त उसी सैंपल से आपको डेटा भी कलेक्ट करना है। तो ए स्मॉल सैंपल विच रिप्रेजेंट पॉपुलेशन, हम कभी भी रिसर्च लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर नहीं करते, एक छोटा सा नमूना बना लिया जाता है जिसे पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। Anyone can be sampled, but someone who is under investigation is infamous। इसका मतलब ये है कि सैंपल
कोई भी बन सकता है, लेकिन जो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उस नमूने के अंदर रहेंगे वही ज़्यादातर फेमस माने जाते हैं, यानी उन्हीं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम नेचर, जो उस पर्टिकुलर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, आपकी समस्या या रिसर्च का पॉइंट किस तरीके का है, उसी के आधार पर आप डेटा कलेक्शन करने के लिए एक विशेष मेथड यूज़ करते हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी एंड सर्वे। ऑल्सो हाउ टू टूल एडमिनिस्ट्रेटेड। इसके अलावा सैम्पल सिलेक्शन में ये भी देखा जाता है कि आप जो साधन या उपकरण यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी इंडिविजुअल, ये व्यक्ति विशेष या किसी ग्रुप के ऊपर किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा रहा है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ डेटा एनालिसिस एंड देयर इंटरप्रिटेशन। यानी कि अब आपकी रिसर्च से आपने जो भी डेटा कलेक्ट किए हैं उन सभी डेटा का विश्लेषण और उनकी व्याख्या किस तरीके की से की जाती है। हेल्प ऑफ वेरियस क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिकल एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। यानी कि डेटा का जो भी एनालिसिस होता है वो स्टैटिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक के अनुसार किया जाता है। पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करने का उद्देश्य क्या है? टू सी व्हाट लाइट दे थ्रो द प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। यानी आपने जो रिसर्च की है उसके ऊपर ये डेटा जो कलेक्ट हुए हैं ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च सही वे में है, प्रकाश डालता है आपका डेटा कलेक्ट किया हुआ आपकी रिसर्च के ऊपर, और एक परिकल्पना के ऊपर आपने क्या अध्ययन किया है वो बताता है। ड्रो कॉन्क्लूजन अकॉर्डिंगली। जो भी डेटा कलेक्ट होते हैं वो आपके प्रश्न के अनुसार उत्तर देने में समर्थ होते हैं। डेटा एनालिसिस कैन बी डन बाय थ्री टेक्निक्स। फर्स्ट इज यूनिवेरिएबल एनालिसिस, in which research deal with a single characteristic of interest। जब आपकी रिसर्च को किसी एक ही विशेष गुण के आधार पर जांचा जाए तो वो यूनिवेरिएबल एनालिसिस कहलाता है। बाई वेरिएबल में टू विशेषताएं जांची जाएंगी एंड मल्टी वेरिएबल में दो या दो से ज़्यादा विशेषताएं इन्वॉल्व होती हैं। Purpose of carrying out statistical analysis to reject the null hypothesis, so alternative hypothesis acceptable। That means किसी भी रिसर्च को करने का उद्देश्य ये होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए। अब इसे समझने का तरीका ये है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप दिखाई देती है रिसर्च के रिजल्ट के अनुसार तो उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप नहीं दिखती तो इसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नाउ द सिक्स पॉइंट इज ड्राइंग कॉन्क्लूजन। अब रिसर्च का परिणाम निकाला जाता है सिक्स स्टेप में, जो कि वॉट एवर कॉन्क्लूजन ड्रॉन इट टू बी द होल पॉपुलेशन। जो पूरे नमूना लेकर आपने जो रिसर्च की उसके अनुसार क्या परिणाम आया वो निकाला जाएगा। बाय डेटा कॉन्क्लूजन हाइपोथेसिस आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जो भी निष्कर्ष निकला उसके अनुसार आपकी परिकल्पना को एक्सेप्ट किया जाएगा या उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द न्यू फाइंडिंग द ओरिजिनल थ्योरी में हैव टू बी मॉडिफाई। आपने जो नया थ्योरी ढूंढा है, नया विचार ढूंढा है, उसके अनुसार जो वास्तविक थ्योरी है जो पहले से चली आ रही है खोज, उसमें भी थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। Now the step 7 and the last step, preparation of report and publication. This is the last step of research। ये रिपोर्ट बनाया जाता है और उसे पब्लिश भी किया जाता है यानी छापा जाता है। रिसर्चर डॉक्यूमेंट ऑल द स्टेप्स इन क्लियर टर्म अबाउट द रिपोर्ट, what he discover and what conclusion drawn from the finding। इस स्टेप में क्या किया जाता है कि जो भी रिसर्चर ने अपने डॉक्यूमेंट होते हैं उनको एक फिक्स अरेंजमेंट में उनको बाइंड करता है, एक साफ सुथरी रिपोर्ट बनाता है कि क्या उसने खोजा, उस खोज के अनुसार क्या परिणाम निकले और क्या उसके परिणाम सही हैं
और उन्हें ये पब्लिश भी करता है।